गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन है पाठ 4 हृदय परिवर्तन। इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी बताई गई है जो बचपन में बहुत ही क्रूर और निर्दयी होता था, लेकिन बड़ा होकर उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो दयालु हृदय का बन जाता है। तो इस पाठ में देखिए, प्रस्तुत कहानी में लेखक भीष्म साहनी ने अपने बचपन के सहपाठी बोधराज, जो कि कठोर हृदय वाला था, के बारे में बताया है। किंतु एक दिन एक घटना के बाद उसके हृदय में जो परिवर्तन आया, उसका लेखक के द्वारा सुंदर ढंग से इस पाठ में वर्णन किया गया है और पाठ में जीवों के प्रति दया के भाव को जागृत किया गया है। यानी कि इस पाठ के माध्यम से जीवों के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए, ये समझाया गया है। तो छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे साथ तरह तरह के सहपाठी थे और उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। बड़ा जालिम लड़का था। गली की नाली पर जब ततैया आकर बैठता तो नंगे हाथ से ततैया पकड़कर उसका डंक निकाल देता और फिर ततैये की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने लगता था। इतना निर्दयी था। अगर वो बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता या तितली में पिन चुभोकर उसे अपनी कॉपी में टांग लेता। कितना निर्दयी था देखो। लेकिन सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती, उसका निशाना अचूक था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की ची ची सुनाई देती ना, और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं आता था। यानी कि बहुत ही निर्दयी था वो, है ना। पक्षियों के घोंसले तोड़ता था, उनके अंडों को फोड़ देता था। तो उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। तो बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी और बोधराज अपनी जेब में तरह तरह की चीज़ें रखे घूमता। कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे और स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते, मगर बोधराज न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वह हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गौ रहती है। जानते हो गौ क्या होती है? नहीं तो क्या होती है गौ? देखिए गौ क्या होती है। गौ सांप जैसा एक जानवर है और बालिश्त भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं। और सांप के तो पैर नहीं होते, लेकिन गौ के पैर होते हैं। तो सुनकर हमें डर लगा, मतलब बच्चे टिहर सिहर गए थे। तो चोर अपने पास गौ भी रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं और दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को मजबूती से पकड़ लेती है और उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ती और चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। तो फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है? मैंने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं और दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता था। तो उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहाँ भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था, वहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था और कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे तथा घोंसलों के तिनके बिखरे रहते थे। तो बोधराज घर आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता था। माँ को भी मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे समझती थी कि निरीह जानवरों को तंग नहीं किया करते। तो एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे
दोस्त को घोंसले तोड़ने में आनंद आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दें। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती हो कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप लगता है। तो उसके बाद क्या होता है, मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे, वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है, लेकिन खाली घोंसले हटाना तो दूसरी बात है। तो जब बोधराज घर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम भी हो रही थी। वहाँ पहुँचे तो बला की बू थी और फर्श पर चारों ओर पक्षियों के पंख और बीट फैले हुए थे। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। वह घोंसलों को तोड़ कर गिराएगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से सारे घोंसले साफ कर दे। तो मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिससे मैं उभरे हुए तिनके और रुई के पोए हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर सहतीर पर गुटरगू करते हुए घूम रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं कहकर बोधराज ने अपनी गुलेल संभाल ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंच दिखाई दी। इनके माँ बाप कहाँ हैं, मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल ना चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल की फर फर की आवाज़ निकली और उसके बाद जोर से टन की आवाज़ आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले में न लग कर सीधा टीन की छत पर जा लगा था। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। इस बार कंकड़ सहतीर से लगा, जबकि जो बोधराज था उसका निशाना बहुत ही पक्का था, लेकिन अब की बार उसका निशाना क्या था, एक बार टीन की छत पर लगा और एक बार सहतीर पर लगा। तो बोधराज अपने अचूक निशाने पर अकड़ा करता था। दो निशाने चूक जाने पर अब वह बौखला उठा। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गोले उड़े, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक साया दिखाई दिया। रोशनदान पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील बहुत ही भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा और चील अपने घोंसले में लोटी है, मैंने कहा। तो नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर बनाती है, यह मैना का ही घोंसला है। ये बोधराज ने कहा ये बात। उस वक्त घोंसले में से ची ची की ऊंची आवाज़ें आने लगी और मैना के बच्चे पंख फड़ाकर चहचहाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों लगातार चील की ओर देखे जा रहे थे। तो अब चील रोशनदान में से अंदर आकर सहतीर पर बैठ गई थी। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती और कभी दाएं और कभी बाएं ओर देखती। मैं चुपचाप था। बोधराज भी न जाने क्या सोच रहा था। तो यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। चील जरूर हर आए दिन घोंसलों पर झपट्टा मारती होगी। बोधराज अभी भी लगातार चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे सहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने और चीखने लगे थे। तो बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैंने मन में बार बार कहा, क्या फ़र्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। मगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना के घोंसलों को नोच डाल दिया होता, यानी कि तोड़ दिया होता। तो तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और निशाना सीधा चील पर लगा दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। तो चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए हुए हमें घूरने लगी।
चलो यहाँ से निकल चले, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से ये वाक़या सुनकर मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा कर लाया था। तो बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकाल कर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के पास रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। 2-1 बार मैंने कंकड़ रख कर गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम के दूसरे सैतीर पर जा बैठी थी। तो बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी पर उसे रख दिया और उसके ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाते हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले के हाथों में थामे ही उससे छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए और गैराज में एक और बड़ा दरवाज़ा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा था। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा। इधर उधर देखने लगा वह। तो उसने थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिर, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है। इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे, यानी कि उनको प्यास लगी हुई थी। तो बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, न ही स्वयं उन्हें छुआ, है ना। तो इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने पूछा। वे इन झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि कैसे रोशनदान को बंद करना चाहिए ताकि चील कभी गोदाम के अंदर न आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। तो दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न ही जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सारा चुग्गा भर कर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देखते रहे थे। तो इस प्रकार उसका जो बदलाव हुआ, बोधराज जो पक्षियों को मारता था, उनको सताता था, उनके घोंसलों को तोड़ता था, और जैसे ही उसने देखा कि छोटे छोटे प्यारे मैना के जो बच्चे थे, है ना, उनको देखकर उसका दिल पिघल गया। जिनको कौन खाने के लिए आया था, चील खाने के लिए आई थी, लेकिन उसने क्या किया, उन बच्चों को बचाया। तो इस प्रकार हृदय परिवर्तन उनका हो गया। किसका? बोधराज का। तो बोधराज का हृदय परिवर्तन मैना के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर हो गया। उसका दिल पिघल गया। जब उनको चील खाने के लिए आई तो उसने उनका बचाव किया। धन्यवाद।